दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। आज है 2 फरवरी 2024 और 2 फरवरी 2024 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाली है उसे मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं। तो पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ आज के सेशन का आगाज करते हैं और संकल्प लेते हैं कि आज का दिन हमारा जीवन का सबसे बेस्ट दिन होगा। आज मैं सबसे ज्यादा पढ़ूंगा, आज मैं सबसे ज्यादा संघर्ष करूंगा अपनी सफलता के लिए। तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए, जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं उसे नोट कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? हु हैज सेक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024? तो देखिए अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स समाप्त हुआ है और यहां पर महाराष्ट्र ने सबसे पहला स्थान हासिल किया। किसने? महाराष्ट्र ने सबसे पहला स्थान हासिल किया है। देखिए पिछली बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था वो कहां पर हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। और इस साल जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है तमिलनाडु में हुआ है। मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि जो इस बार का खेलो इंडिया यूथ गेम्स है तमिलनाडु में हुआ। अब ये यहां पर गेम समाप्त हुआ है। महाराष्ट्र ने सबसे पहला पोजीशन एक्वायर किया है। पिछली बार का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था वो मध्य प्रदेश में हुआ था। दोस्तों ये जो आयोजन हुआ है 19 से लेकर 31 जनवरी के बीच में हुआ, 19 से लेकर 31 जनवरी के बीच में किया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बार कौन सा एडिशन था तो इट वाज द 6th एडिशन, यानी ये 6वां संस्करण था जिसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया। दोस्तों ये जो तमिलनाडु की जगह है चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर, यहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है तो पहली बार दोस्तों स्क्वैश को यहां पे शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया? स्क्वैश को पहली बार इसमें शामिल किया गया है। इसका शुभंकर आपसे पूछा जा सकता है मस्कट, तो यह वीरामंगई वेलु नाचियार। क्या है? वीरामंगई वेलु नाचियार इसका शुभंकर, इसका मस्कट है। दोस्तों देश भर में बहुत सारे एथलीट यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं ताकि हमारा जो युवा है वो और ज्यादा स्पोर्ट स्पिरिट उसके अंदर बढ़े और वो हमारे लिए ओलंपिक मेडल लेकर के आए। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंच है हमारे युवाओं के लिए ताकि वो स्पोर्ट्स में अपने आप को ट्रेन कर सके। यहां पर मैं आपको वृत्ति अग्रवाल के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों वृत्ति अग्रवाल की बात करें जो तेलंगाना राज्य से बिलोंग करती हैं, तो इनका मैंने स्पेशल नाम रखा है क्योंकि इन्होंने स्विमिंग में 5 व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये विशेष उपलब्धि है वृत्ति अग्रवाल के बारे में, आप याद रखिएगा, जो कि तेलंगाना राज्य से बिलोंग करती है। तो यहां पर आप पूरा मेडल टैली देखें तो सबसे पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे हरियाणा। हम बात करें महाराष्ट्र ने टोटल कितने मेडल जीते तो महाराष्ट्र ने टोटल 158 मेडल जीते, जिसमें 57 गोल्ड है, 47 सिल्वर है, 53 ब्रॉन्ज है। तमिलनाडु ने यहां पर 98 टोटल मेडल जीते, हरियाणा यहां पे 103 मेडल टोटल मेडल जीते हैं, लेकिन गोल्ड मेडल की संख्या कम है इसलिए 3rd प्लेस पर है। आइए देखते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं वर्तमान में, इन्होंने 2024 में अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया है? तो दोस्तों अभी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अपने कार्यकाल का 6वां बजट पेश किया है। कौन सा बजट? 6वां बजट पेश किया है, ये बात आप याद रखिएगा। और ये पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने यहां पर 6वीं बार बजट पेश किया है और ये पहली ऐसी महिला है, ठीक है। और पहली ऐसी पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं, पहली पूर्ण मंत्री हैं वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्होंने बजट को पेश किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इसका पूरा कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाया है जहां पर मैंने बजट का पूरा इतिहास बताया है, पूरा एनालिसिस कराया है कि बजट का क्या क्या समरी था। तो आप उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, वो वीडियो आपके चैनल पर अपलोडेड है, जाइएगा, जब डेली करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा तो उसे कंप्लीट पूरा देख लीजिएगा। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट्स मैंने इस क्वेश्चन में भी कवर किए हैं, आइए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों 1 फरवरी 2024 यानी ये बजट कल पेश हुआ है और आप ये बात याद रखिएगा एक अंतरिम बजट था, इंटीरियम बजट था। देखिए निर्मला सीतारमण जी ने 58 मिनट का इसमें भाषण दिया है। दोस्तों इनका जो सबसे बड़ा जो भाषण था, और अगर आपसे मैं पूछूं कि कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर जिसका भाषण सबसे लंबा था तो ये वित्त मंत्री हैं जिनका भाषण सबसे लंबा था। 2020 में इन्होंने 2 घंटे 40 मिनट का भाषण दिया था, ठीक है। और पहली बार टैबलेट के माध्यम से इन्होंने भाषण को पढ़ा था, इसलिए आप ये बात याद रखिएगा 2020 का जो इनका भाषण स्पीच था सबसे लंबा भाषण था।
देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के कौन से ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बजट को प्रेजेंट किया है। तो सबसे ज्यादा जो बजट को प्रेजेंट किया है ये है मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 बार बजट को पेश किया है। तो आप ये बात याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन है वो, तो ये मोरारजी देसाई है। वित्त मंत्री ने लगातार 6वीं बार बजट पेश किया है। दूसरी वित्त मंत्री यहां पर हो गई जिन्होंने लगातार बजट को पेश किया है। दोस्तों, पिछले साल की तरह ये पेपरलेस बजट है। यानी पेपरलेस बजट का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको बताया है कि पेपरलेस बजट मतलब यहां पर वो टैबलेट के माध्यम से वो सारी समरी को लेकर के आते हैं बजट से रिलेटेड और आपको पेश करते हैं। देखिए ये किस प्रकार का बजट था, तो इंटीरियम बजट था। इंटीरियम मतलब होता है कि आने वाले समय के लिए केवल 3 से 4 महीने के लिए ये बजट है। क्यों अंतरिम बजट था? क्योंकि अप्रैल मई में चुनाव होने वाला है और फिर जब जुलाई में जब सरकार बन जाएगी तो फिर ये पूरा बजट पेश करेंगे। ठीक है, बजट क्या होता है दोस्तों, तो बजट एक प्रकार का लेखा जोखा होता है। सरकार जो है आपके जो आने वाले खर्च हैं, जो आने वाले स्रोत है, कहां से पैसा आएगा कहां से पैसा जाएगा, तो बजट ये होता है। बजट शब्द का उल्लेख आपके कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन संविधान में आर्टिकल नंबर 112 है जिसमें बताया गया है कि एक यूनियन बजट होगा जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाना जाएगा और उसमें पूरा विवरण होगा कि भारत को कहां से आय आने वाला है, भारत सरकार को, हमारे देश को, और कहां से पैसा जाने वाला है। क्लियर है? यहां पर आप देख रहे आर के षणमुखम चेट्टी जिन्होंने पहले वित्त मंत्री जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला बजट पेश किया था 26 नवंबर 1947 को। दोस्तों यहां पर मैं बताऊं आपको, सबसे छोटा जो बजट पेश किया था 1977 में एच.एम. पटेल ने केवल 800 शब्दों का बजट पेश किया था। अब आइए जानते हैं क्या क्या स्पेशल था इस बार के बजट में। तो यहां पर देखिए, अभी इनकम जो टैक्स स्लैब है उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, यानी आम आदमी को कोई भी राहत नहीं मिली है। जो ओल्ड और न्यू टैक्स रिजाइम चल रही थी, मैंने इसका पूरा डिटेल में कवर किया है, आप उस वीडियो को देखिएगा, तो मैंने उस पर सब कुछ बताया है, तो उस पर कोई बदलाव नहीं हुआ। दूसरी क्या घोषणा हुई है, तो दूसरा है रूफ टॉप सोलर प्लान। हमने अभी सूर्योदय योजना के बारे में पढ़ा था। तो आने वाले समय में जो गरीब है, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनके यहां पर रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाया जाएगा। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने फ्री बिजली मिलेगी। दोस्तों एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के 3 रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे ताकि जल्द से जल्द ये विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचे, हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ सके। जो 40,000 रेल के डिब्बे हैं उन्हें वंदे भारत स्टैंडर्ड में बदला जाएगा, यानी उनमें बहुत सारी फैसिलिटीज इंक्लूड की जाएगी। ग्रामीण आवास योजना के तहत अगले 5 साल में गरीबों को अभी 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे, यानी वापस से आवास योजना स्टार्ट होने वाली है। अभी आवास योजना को एक्सटेंड भी किया गया है, मैंने आपको बताया था। मिडिल क्लास लोगों के लिए नई हाउसिंग स्कीम भी तैयार की जाएगी। इसके अलावा 9 से 14 साल की जो बालिकाएं हैं जिनमें आमतौर पर सर्वाइकल कैंसर यानी ग्रीवा कैंसर, बच्चादानी कैंसर होता है, उसके लिए टीकाकरण यहां पे प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐलान थे जो बजट में, अंतरिम बजट में पेश किए गए। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स, मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। आज मैं आपको 2 फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। लगातार 793 डेज से मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। दोस्तों इस क्लास की जो विशेष बात है कि आपको सबसे कम समय में करंट अफेयर्स पढ़ने को मिलता है और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लास मिलती है और यहां पर आपको स्टैटिक जीके भी मिलता है। सुबह 6 AM पर आपको डेली क्लास मिलती है। हमारा मकसद है हर घर करंट अफेयर्स पहुंचे आप सभी के माध्यम से। जब तक अपने काम पर आप काम करें, जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते, बिल्कुल सही बात है। जब आप एक रास्ता चुन लेते हैं और उस पर फोकस करते हैं, मैंने कल भी एकाग्रता के बारे में बताया था, और जब तक आप सफल ना हो जाएं और आप अपना नींद चैन त्याग दीजिए, तब तक आप मेहनत कीजिए। यही सफलता का सूत्र है। एक काम के पीछे लग जाइए, तो जब तक उसमें आप सब महारत हासिल नहीं कर लेते तब तक पीछे मत हटिए। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि करंट अफेयर्स की जो मंथली करंट अफेयर्स है वो यहां पर आप लोगों के लिए लॉन्च कर दी गई, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में। तो आप उसे डाउनलोड कर लेना, जो कि एप्लीकेशन पर मिलेगी, स्टडी कर एप्लीकेशन पर। और स्टडी कर एप्लीकेशन पर जो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसकी पीडीएफ भी यहां पर मिलेगी। और यहां पर मंथली करंट अफेयर्स हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में, ल्यूसेंट जीके किंग सीरीज पीडीएफ, टॉपिक वाइज मैराथन क्लास पीडीएफ सब आपको यहां पर मिलेगी। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन कर लेना। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
हाल ही में भारत के कितने वेटलैंड्स को रामसर साइट में शामिल किया गया है? हाउ मेनी वेटलैंड्स ऑफ इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन रामसर साइट रिसेंटली? तो दोस्तों भारत में यहाँ पे 5 और रामसर साइट्स को शामिल किया गया है, आर्द्र भूमि को शामिल किया गया है। अब दोस्तों टोटल आर्द्र भूमि की संख्या 80 हो गई है। पहले देखिए 75 थी, आजादी की 75 वर्ष पर हमने 75 वेटलैंड्स का टारगेट पूरा कर लिया था। अब हमने 5 और ऐड कर लिया, अब टोटल 80 वेटलैंड्स हो गए हैं। दोस्तों आज 2 फरवरी है और आज 2 फरवरी को मनाया जाता है ये वेटलैंड्स डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अब आइए डिटेल से समझते हैं वेटलैंड्स क्या होते हैं और हम यहां पर इसे क्यों मनाते हैं और हमने इसको रामसर साइट में क्यों शामिल किया डिटेल से। तो दोस्तों जो 5 वेटलैंड्स हैं इसमें किन किन राज्यों के वेटलैंड्स शामिल किए गए? तो 2 वेटलैंड्स आपको तमिलनाडु राज्य से देखने को मिलेंगे, 2 वेटलैंड्स आर फ्रॉम तमिलनाडु एंड 3 वेटलैंड्स आर फ्रॉम कर्नाटक, 3 कर्नाटक से हैं। कितने टोटल वेटलैंड्स हो गए? 80 वेटलैंड्स हो गए हैं, 80 रामसर साइट हो गए हैं। आइए नाम देखते हैं। तो कर्नाटक के 3 हैं, नाम जानते हैं। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, दूसरा है अघनाशिनी एस्चुरी कर्नाटक और तीसरा है मगदी केरे संरक्षण। इन तीनों का नाम आप याद रखिएगा। अब बात करते तमिलनाडु की, तो है कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, फिर है लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1। तो यहां पे टोटल ये 5 है जो मैंने आपको नाम बताए हैं। तो सबसे ज्यादा अब जो रामसर साइट वाला राज्य है, मैं अगर आपसे पूछूं तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में टोटल 16 वेटलैंड साइट है। इसके बाद नंबर आता है यूपी का, जहां पे 10 वेटलैंड साइट है। यहां पर यूपी सेकंड नंबर पे आता है। अब दोस्तों यहां पर पहले आप आर्द्र भूमि देखिए। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि एक जगह है जहां पर पानी जो है आप देख पा रहे हैं। ये पॉन्ड्स हो सकता है, तालाब हो सकता है, ये लेक्स हो सकता है। जहां पर आपको थोड़ा ऐसी देखे कि पानी कुछ पाया जाए और वहां की स्पीसीज उस पर डिपेंड करे, उससे हम वेटलैंड्स बोलते हैं। तो कोई नमी जगह या फिर दलदली भूमि वाले क्षेत्र को हम वेटलैंड्स कहते हैं। अच्छा, वेटलैंड्स क्या काम करते हैं? ये जल को प्रदूषण से मुक्त बनाते हैं। ठीक है, आर्द्र भूमि जल जो है ये प्रदूषण से मुक्त बनाते हैं, पॉल्यूशन को खत्म करते हैं। यहां पर आपको वर्ष भर या फिर आंशिक रूप से या पूरी तरीके से जल भरा हुआ देखने को मिलता है। इससे हमारी जो स्पीसीज होती हैं, बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, इन पे डिपेंड करती हैं। तो इसलिए बचाना इनको बहुत जरूरी है। वाटर भी कंजर्व होता है, बहुत सारी जो हमारे आसपास स्पीसीज हैं, प्रजातियां, वो भी बचती वेटलैंड की वजह से। अब दोस्तों बात यहां पे मैं आपको बताऊंगा रामसर संधि के बारे में, रामसर ट्रीटी के बारे में, जो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। दोस्तों ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है एक शहर, इसका नाम है रामसर शहर। चूंकि ये कन्वेंशन वहीं पर हुआ था, इस वजह से इसका नाम रामसर ट्रीटी रखा गया, रामसर संधि रखा गया, जिसका मकसद है आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर के संधि हुई थी। सभी पूरी दुनिया के देशों को एक साथ लाया गया कि आप अपने आर्द्र भूमि को संरक्षित करिए। इसे रामसर संधि कहा जाता है, जो 1975 में लागू हुई। भारत कब शामिल हुआ? 1982 में भारत शामिल हुआ है। 1982 में 2 फरवरी को भारत ने इसमें हस्ताक्षर किए, भारत इसमें शामिल हो गया। और इसीलिए आज 2 फरवरी को यहां पे आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। देखिए 2024 की अगर मैं आपसे थीम पूछूं तो आप याद रखिएगा वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, ये इसकी थीम है। आइए बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों आप लोगों के लिए थोड़ी डराने वाली खबर है, इसका कंप्लीट विश्लेषण करेंगे और आज कोशिश करेंगे कि इसके बारे में आपको मैं और डिटेल से बताऊं, पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक में ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी है? आरबीआई हैज बैंड ट्रांजैक्शन इन विच बैंक? तो दोस्तों आप अगर अभी पेटीएम पेमेंट्स बैंक में देखिए, पेटीएम पे बैन नहीं लगा है, पर पेटीएम का एक सेगमेंट है जिसे पेमेंट्स बैंक बोलते हैं, पीपीबी बोलते हैं। आपने उसमें शायद अकाउंट खोला होगा, आपको कई बार ऐसे ऑफर आए होंगे। तो आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अब अपने ट्रांजैक्शन करना बंद कर दीजिए, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक्स पर यहां पे प्रतिबंध लगाया गया है और यह प्रतिबंध आरबीआई ने लगाया 31 जनवरी को। यहां पर पेटीएम पेमेंट बैंक्स में ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी है। दोस्तों अभी इनको डेडलाइन दी गई 29 फरवरी यानी 29 फरवरी तक ही आपको बैंकिंग सर्विसेज जो है दे रहे हैं। उसके बाद आपको बैंकिंग सर्विसेज नहीं दे पाएंगे और नए अकाउंट्स यहां पर जुड़ नहीं सकेंगे।
तो दोस्तों आखिर क्या वजह थी इनको यहां पे बंद किया गया? तो कुछ बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो आरबीआई बनाता है, जो केंद्र सरकार बनाती है, तो इन्होंने इस नियमों का पालन नहीं किया, इस वजह से इनके ऊपर एक्शन लिया गया है, इनके ऊपर कार्रवाई की गई है और यहां पर इन्हें बैन किया गया है। दोस्तों आरबीआई ने यह भी कहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक्स के जो नए ग्राहक हैं, जो नए कस्टमर हैं, वो नहीं जोड़े जा सकते, उनको ऐड नहीं किया जा सकता, उनके साथ धोखा नहीं हो सकता। अब दोस्तों बात यहां पे पेटीएम पेमेंट बैंक्स की आई है, तो मैं आपको आइए इनके इतिहास पे लेके चलता हूं, कब स्थापित हुआ। तो 2017 में इसकी स्थापना हुई, इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। वर्तमान इसके अगर हम बात करें, इसके संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा जी हैं। 2021 में से शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा मिला था। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग समिति की वजह से हुई थी। 1927 में उन्होंने अपना सजेशन दिया था और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई और 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। शक्तिकांत दास इसके 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अभी बेस्ट गवर्नर का अवार्ड भी मिला था, गवर्नर ऑफ द ईयर। 1949 1 जनवरी को इसका नेशनलाइजेशन हुआ है। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें प्रश्न की तरफ। न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव किस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश बने? तो जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव हैज बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट हाई कोर्ट? तो दोस्तों झारखंड इसका राइट आंसर है। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी। आइए देखते हैं प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी को। तो मेरे पीछे आप प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी को देख रहे हैं, जो पहले अतिरिक्त न्यायाधीश का कार्य कर रहे थे। ही वॉज द एडिशनल जज इन झारखंड हाई कोर्ट। नाउ ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। तो दोस्तों यहां पे हम बात करें तो ये किनके स्थान पर आए हैं? तो श्री चंद्रशेखर जी के स्थान पर आए हैं। ये यहाँ के न्यायाधीश बनाए गए झारखंड के। तो 20 फरवरी 2023 से झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में श्री चंद्रशेखर कार्यरत थे। अब इनकी जगह पर कौन आ गए हैं? प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी आ गए। अब दोस्तों एक सवाल पूछा जाता है कि जो हाई कोर्ट के सीजे होते हैं या फिर अन्य उनके जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है संविधान के किस आर्टिकल में बताई गई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आर्टिकल नंबर 217 आप याद रखिएगा, इसमें इसके बारे में बताया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेजेंट में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं, तो टोटल यहां पर 25 हाई कोर्ट हैं, 25 यहां पे उच्च न्यायालय है। हाई कोर्ट से संबंधित जो प्रावधान है किसमें? प्रोविजन 214 से लेके 231 जो आर्टिकल है, यहां पर हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। और झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई है? 2000 में इसकी स्थापना हुई है। दोस्तों यहां पे अपॉइंटमेंट की बात की है तो कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंट में अपॉइंटमेंट हुए हैं, आइए एक बार उससे भी रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ, तो यहां पर है उपल कुंडू। यूरोपीय निवेशी बैंक के अध्यक्ष नदिया कैल्विनो। रणधीर जायसवाल की बात करें, इन्हें विदेश मंत्रालय का नया स्पोक्समैन, प्रवक्ता बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में मैं आपको वाद्य यंत्र के और उसके जो वादक हैं उनके बारे में बताऊंगा। आप इनको जानते हैं, ये कौन है? ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो ये आप देख पा रहे हैं क्या बजा रहे हैं? शहनाई बजा रहे हैं। शहनाई के लिए जाने जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शहनाई बजाने के लिए। उसी प्रकार से हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाने के लिए जाने जाते हैं। सितार के लिए पंडित रविशंकर जाने जाते हैं और तबला के लिए उस्ताद जाकिर हुसैन जाने जाते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के लिए जाने जाते हैं। उस्ताद अली खान, उस्ताद असद अली खान वीणा के लिए। सरोद के लिए जाने जाते हैं अमजद अली खान और टीएच विनायक्रम घट्टम के लिए जाने जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सवाल बन सकता है जीके में, तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, छठवें प्रश्न की तरफ। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक किस संस्थान में बनाया जा रहा है? नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक इज बीइंग बिल्ड इन विच इंस्टीट्यूट? तो दोस्तों आपने बीएचयू का नाम सुना, जो कि बनारस में है। तो बनारस में आपको बीएचयू देखने को मिलेगा। यहां पर पहला मानव डीएनए बैंक स्थापित किया है। देखिए आप सभी का एक स्पेशल डीएनए होता है जो आपके बाल से, आपकी टिश्यू से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है,
तो वो आने वाले जो चेंजेस हैं, आने वाली पीढ़ी के बारे में स्टडी करने के लिए होता है। तो यहाँ पर आपके जीन्स को संरक्षित किया जा सकता है, आपके डीएनए को संरक्षित किया जा सकता है। तो बीएचयू पहला ऐसा मानव डीएनए बैंक जो है यहां पे स्थापित करने जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये बीएचयू जो है ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो ये है नॉर्थ इंडिया फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक इज बीइंग बिल्ट इन एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं ये बीएचयू के आप देख रहे हैं जंतु विभाग, यानी जंतु मतलब होता है जूलॉजी। ठीक है, तो जंतु विज्ञान कहलाता है जूलॉजी, जिसमें हम जानवरों का अध्ययन करते हैं, मानवों का अध्ययन करते हैं, उसे हम जूलॉजी कहते हैं। तो इस विभाग के ज्ञानेश्वर लैब के ये लोग हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये डॉक्टर्स हैं जिन्होंने यहां पर ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन लगाई गई है। ठीक है, और इस एक्सट्रैक्टर मशीन की मदद से आपका डीएनए जो है यहां पर एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उसे स्टोर कर लिया जाएगा और साइंस के लिए, रिसर्च के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो यह मशीन किसी भी प्रकार की जो जैविक सामग्री, जैसे आपके खून से, आपके सलाइवा से, आपके टिश्यू यानी ऊतक से, आपके बाल से डीएनए निकाल लेगा। ठीक है, और इसका इस्तेमाल किया जाएगा किसी भी आने वाली महामारी जो रोग है, महामारी का लोगों पर जो प्रभाव होता है उसका यहाँ पर आसानी से समझा जा सकता है कि ये डिसीज जो पैदा हो रही है किससे हो रही है, कैसे हम इसे रोके, इन सब की स्टडी की जा सकती है। अब दोस्तों 2023 में जितनी भी प्रथम घटनाएं हैं, आइए एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर कहां स्थापित किया गया, तो तमिलनाडु है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में स्थापित हुआ है। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत लेह लद्दाख में हुई है। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहां पर है, यह है केरल में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञानव्यापी से रिलेटेड है। तो ज्ञानवापी कहां पर स्थित है, जिसके तहखाने में जिला अदालत ने पूजा करने की इजाजत दे दी है। वेयर इज ज्ञानवापी लोकेटेड, इन होज बेसमेंट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज अलाउड वर्शिप। तो दोस्तों ज्ञानवापी आपको बनारस में, वाराणसी में, बनारस पे देखने को मिलेगा। काफी ज्यादा चर्चा पे था, बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा था और इसको लेकर के यहां पर बात कही गई है। तो आप यहां पे देख रहे हैं, तो बनारस की जो जिला अदालत है उन्होंने 31 जनवरी को, यानी 31 जनवरी की बात है, जहां पर ज्ञानवापी में, और ये ज्ञानवापी मस्जिद, यहां पर मस्जिद भी है और यहां पर जो सबूत पाए गए हैं, बताया गया है कि पहले मंदिर था और मंदिर के साक्ष्य थे, इसको बाद में मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। तो 31 जनवरी को ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा करने की इजाजत, परमिशन मिल गई है। दोस्तों यहाँ पे पूजा जो पाठ है, पूजा पाठ 1993 से ही बंद कर दिया गया था और तहखाने के जो पारंपरिक पुजारी हैं, यानी जो ट्रेडिशनल प्रिस्ट है, जो पूजा करते हैं, वो व्यास परिवार जो है, उन्होंने पिटीशन दायर की थी कि हमें पूजा पाठ करने की इजाजत दी जाए। अब उनकी यहाँ पर मांग को एक्सेप्ट किया गया है। दोस्तों 6 दिसंबर 1992 की घटना तो आपको याद होगी। इस दिन क्या हुआ था, बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था। उसके बाद हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत ज्यादा रियोट्स हुए, बहुत ज्यादा दंगे हो गए थे। तो उसके बाद से जो व्यास जी का तहखाना था, वो वहां पर जो पूजा हो रही थी उसे बंद कर दिया गया और उसे बंद करने का आदेश दे दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर 31 जनवरी को जो जिला जज हैं यहाँ पर बनारस के, डॉक्टर अजय कृष्ण इनका नाम है, डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश, इन्होंने यहाँ पे परमिशन दी है कि अब पूजा की जा सकती है। जो भी पुजारी का नाम तय करने की जो जिम्मेदारी है वो काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा की जाएगी। अब दोस्तों बात यहाँ पे यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर्स की करेंगे। तो अभी हाल ही में अयोध्या में सरयू नदी पर सौर ऊर्जा संचालित नाव लॉन्च की जाएगी। इसके अलावा उबर ने अयोध्या में ईवी ऑटो रिक्शा सेवा की शुरुआत की है। अभी स्वच्छता सर्वेक्षण पेश हुआ जिसमें बनारस और प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ गंगा शहरों के रूप में यहाँ पे पहला स्थान हासिल किया है। अयोध्या में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का एक विश्व रिकॉर्ड बना है। यूपी सरकार ने आपदा से पहले चेतावनी के लिए राहतवाड़ी केंद्र का शुभारंभ किया है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की स्थापना अयोध्या में हुई है और इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते 8वें प्रश्न की तरफ। WHO ने ट्रांस फैट को हटाने के प्रयासों के लिए कितने देशों को पुरस्कृत किया है? WHO हैज रिवार्डेड हाउ मेनी कंट्रीज फॉर एफर्ट्स टू रिमूव ट्रांस फैट? तो दोस्तों यहाँ पे 5 देशों को यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है क्योंकि उन्होंने ट्रांस फैट को हटाने का फैसला किया है और
वो लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं। देखिए ट्रांस फैट जो है बहुत खतरनाक होता है, जो प्रोसेस्ड फूड आइटम से मिलता है, जो पैकेज्ड आइटम में आपको ट्रांस फैट देखने को मिलता है। ठीक है, तो WHO ने ट्रांस फैटी एसिड को खत्म करने के लिए डेनमार्क को, लिथुनिया को, पोलैंड को, सऊदी अरब, थाईलैंड को यहां पे अवार्ड किया, पुरस्कृत किया है। जो ट्रांस फैटी एसिड होता है, ट्रांस फैट क्या होता है, ये बहुत ही हार्मफुल टाइप का फैट होता है जो लगातार आप कह सकते पाम ऑयल से मिलता है, और जो सोयाबीन का तेल होता है वहां पे भी ट्रांस फैट की मात्रा बहुत होती है। आप उसकी जगह पे घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी खाना आप, या बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ठीक होता है, उसमें ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो मानव शरीर में इसके जो बहुत ही बैड इफेक्ट्स होते हैं, ये जो आपके ब्लड में जो अच्छे लेवल के कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनके लेवल को खत्म करता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, जिससे आपको बहुत सारी डिसीजेस हो जाती है। तो इस पर इन्होंने प्रयास के इस वजह से यहाँ पे पुरस्कृत किया गया। WHO की हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, और यहाँ पे 194 कंट्रीज इसके मेंबर है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहां पर किया जाएगा? वेयर विल बी इंडियाज फर्स्ट बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट विल बी हेड? तो पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट कहां पर? मैंगलोर। कहां पर? मैंगलोर में। आप याद रखिएगा, बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट मैंगलोर में आयोजित किया जाएगा, जो कि 16 से लेकर 18 फरवरी के बीच में होगा। तो पहला मैंगलोर बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट, जिसे इमर्ज 2024 के नाम से भी जाना जाता है, इसका आयोजन मैंगलोर कर्नाटक में किया जाएगा। मैंगलोर शहर के स्टार्टअप विकास को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे स्टार्टअप्स ग्रो हो सके। ठीक है, हाल ही में कर्नाटक से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो पीएम मोदी जी ने बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस का हाल ही में उद्घाटन किया है, और बेंगलुरु में भारत का पहला भूमिगत जो ट्रांसफार्मर है वो भी स्थापित किया गया है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के सामने रहा। THDC इंडिया लिमिटेड के द्वारा भारत की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? THDC का जो सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन जो पायलट प्रोजेक्ट है वो कहां पर स्टार्ट किया गया है? उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में ये THDC के द्वारा सबसे बड़ा हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। तो ये ऋषिकेश में उत्तराखंड में डेवलप किया जा रहा है। कहां पर? ऋषिकेश उत्तराखंड में यहां पर इसे डेवलप किया जा रहा है। इसमें होगा क्या? इस परियोजना में 1 मेगावाट की रूफ सौर प्लांट होगी, जो सन की एनर्जी को लेगा और डेली 50 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन को पैदा करेगा। ये ग्रीन हाइड्रोजन कैसे पैदा होती है? इसमें लगातार इलेक्ट्रिसिटी वाटर पे सप्लाई होती है, जिसमें क्या होता है कि H2O जो होता है इसमें हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन का एज ए एनर्जी इस्तेमाल किया जाता है। इसे हाइड्रोलिसिस प्रोसेस बोला जाता है, और आने वाला जो भविष्य का ईंधन वो हाइड्रोजन है। तो दोस्तों THDC इंडिया लिमिटेड विद्युत क्षेत्र का एक PSU है। इसका फुल फॉर्म है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, जो कि विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करता है, NTPC के अधीन काम करता है। ठीक है दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन जैसा कि मैंने आपको बताया एक रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय बिजली का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है, और पानी का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है जिसमें हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, ये प्रोसेस आप देख पा रहे हैं। हमने रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया। सोलर एनर्जी से हमने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी को पास किया इलेक्ट्रोलाइजर में, तो H2 और O2 सेपरेट हो जाएगा। H2 को हम निकाल लेंगे, स्टोर कर लेंगे, और हम इस एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे शिपिंग में, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में, एविएशन में। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जो मैराथन क्लास है वो स्टडी कर एप्लीकेशन, स्टडी कर यूट्यूब चैनल पे चल रही है। हमारे 2 चैनल, एक राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, एक स्टडी कर चैनल है। तो स्टडी कर चैनल पर आपको क्लासेस मिल रही, शाम को 7 बजे आयास सर की मैथ्स क्लास है, और रात को 8 बजे राजेश सर की क्लास है, और सुजीत सर की क्लास है रीजनिंग की। रात को 9 बजे राजेश सर की क्लास है स्टैटिक जीके की, देखना मत भूलिएगा स्टडी कर पर। दोस्तों, आपने 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स तो कवर कर लिए। अब बारी है यहाँ पे RRR सेशन की, जिसमें पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन कराते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस राज्य में टोटो भाषा का शब्द संग्रह जारी किया जाएगा? तो टोटो भाषा का शब्द संग्रह पश्चिम बंगाल में जारी किया जाएगा। 7वां भारत EU साइबर वार्ता कहां आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन ब्रुसेल्स में हुआ है।
जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष है कौन बने हैं, तो इनका नाम है रामास्वामी एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरिके स्कूल की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो तिरिके स्कूल की शुरुआत केरल राज्य में की गई है। पीएम मोदी जी ने किस राज्य में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की है, तो ये जो सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है तेलंगाना में बनाए जाने की घोषणा हुई है। मैरीलैंड किस देश में जहां पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई, तो अमेरिका में। कहां पर, अमेरिका में। खादी महोत्सव का उद्घाटन कहां किया गया, तो इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया है। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो इसमें 3 व्यक्ति को दिया गया, माउंगी बवेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव। तो क्वांटम डॉट्स की स्टडी के लिए जो क्वांटम डॉट्स हमारे स्क्रीन पर टकराते जिसकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं, और ये जो स्क्रीन है उसे क्वांटम डॉट्स कहते हैं, इसकी खोज के लिए। विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर में कितना प्रतिशत रखा है, तो 6.3% रखा है। दोस्तों 1 फरवरी यानी कल का जो करंट अफेयर्स था उसका यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। आइए देखते हैं आपने कितना स्कोर किया या कितना आपने याद किया है। झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, तो झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर चंपई सोरेन। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक मिली है, तो यहाँ पे 93 प्लेस है भारत का। नेक्स्ट है, एशियाई क्रिकेट काउंसिल की लगातार तीसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं, जय शाह इसके चेयरमैन बने हैं। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। सुल्तान इब्राहिम किस देश के राजा बने हैं, तो मलेशिया के राजा बने सुल्तान इब्राहिम। इंसानों में पहली ब्रेन चिप किसके द्वारा प्रत्यारोपण किया गया है, तो इसका प्रत्यारोपण न्यूरालिंक के द्वारा किया गया है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की गई है, तो यहाँ पे 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। लघु बाण जातीय द्रव्य क्रय लाभा योजना किस राज्य में शुरू किया गया है, तो लाभा योजना की शुरुआत ओडिशा राज्य में किया गया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ेगी, 7% की ग्रोथ से बढ़ेगी। गेल ने किस देश के साथ 10 साल के लिए एलएनजी खरीदने के लिए समझौता किया है, तो यूएई के साथ यहां पर एलएनजी खरीदा जाएगा 2026 से। दोस्तों यहाँ पे ल्यूसेंट जीके के कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आइए देखते संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पे संविधान कर लीजिए। इनमें से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया, तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित हुई। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो एक पोस्ट हुई यहाँ पे सेक्रेटरी का पद बनाया गया था, तो 1858 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था। महारानी विक्टोरिया को भारत की यहाँ पर एम्प्रेस बनाया गया, तो एम्प्रेस कब अपॉइंट किया गया, 1858 में। मॉर्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था, कोई सुधार नहीं था। मॉर्ले मिंटो की वजह से हिंदू और मुस्लिम में फूट पड़ी और यहाँ पे पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। दोस्तों अब मैं आपको 2 फरवरी का करंट अफेयर्स का टेस्ट लेने वाला हूं। आप सभी टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए। आइए देखते हैं आप कितना स्कोर करते हैं। इस टेस्ट में आपने पूरा करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो 2018 में पहला संस्करण हुआ था। वर्तमान में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो ये है निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट है, मोरारजी देसाई ने कितनी बार बजट को पेश किया है, तो इन्होंने 10 बार बजट को पेश किया है, सबसे ज्यादा बार। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो आज 2 फरवरी है और आज 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे मनाया गया। पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई है, 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक्स की स्थापना हुई है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहां पर की गई है, तो दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर है। रामसर संधि किस वर्ष हुई थी, तो रामसर संधि 1971 में हुई थी और भारत ने 1982 में इसका हस्ताक्षर किया है। आज का सवाल आप लोगों के लिए, सुल्तान इब्राहिम किस देश के राजा बने, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है और आपको यहां पे बताना है। यहां आप देख पा रहे हैं, तो ये तस्वीर किनकी है, इनके बारे में आपको रिलेट करके बताना है तस्वीर किसकी रखी गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज का एक शॉर्ट यहां पर पहले से नोटिफिकेशन दिया गया कि हम आपका एग्जाम कराने वाले हैं। बड़ी अच्छी जॉब है, बड़ी जॉब है, तो आप इसके बारे में देख लीजिएगा। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 आप सर्च करिएगा
और अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, पूरी डिटेल नोटिफिकेशन जब आएगी तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा। दोस्तों मंथली ई बुक यहाँ पे लॉन्च है, आप उस बुक को डाउनलोड कर लेना। और ईयरली बुक भी है जो आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप ई बुक सेक्शन में जाना, जहां पर आपको यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में ईयरली ई बुक आपको मिल जाएगी। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लेना फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। आशा करता हूं आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस अभी आने वाले हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और खुद से कहते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको नहीं पसंद है तो बिल्कुल मत कीजिएगा। और इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। इस जो हमारी जर्नी है, हम और आप मिलकर के इसे पूरा करेंगे। तो दोस्तों चलने का समय हो गया है, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।